जिस तरह से हमने इस महामारी से योद्धा की तरह लड़े हैं, उसमें कहीं न कहीं इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है तो पुलिस विभाग का रहा है। पुलिस विभाग ने जिस तरह से शुरुआत में हो सकता है सख्ती के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कई मिसालें लोगों के साथ उन्होंने तैयार किए, लोगों के साथ बड़ा अच्छा उन्होंने सामंजस्य बांधा है, लोगों के लिए नीडी लोगों के लिए उन्होंने खाना तक पहुंचाया है, और कई तरह के काम जैसे कि आपको एक देखने में आया होगा नागपुर शहर में कि सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके अंदर में करीबन रोज 50 से 60 हज़ार लोगों को उनके घरों तक खाना पहुंचाना, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, अगर किसी के यहाँ दवाइयाँ नहीं तो दवाइयाँ पहुंचाना, किसी के यहाँ राशन नहीं तो राशन पहुंचाना, यहाँ तक कि पुलिस विभाग का काम रहा है। इसी श्रृंखला में हमने इस चर्चा के लिए हमारे बीच में आमंत्रित किया है हमारे नागपुर शहर के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय जी को। उनसे हम अभी इस बारे में जानना चाहेंगे। सर, हमें नागपुर शहर में जिस तरह से लॉकडाउन 1 और 5 के बीच में जिस तरह से एक डिफरेंस आया है, जैसे हमारा जीवन लॉकडाउन 1 से पहले कैसा था और सडनली इसमें आप देखिए कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम एक अलग तरह की ज़िंदगी लॉकडाउन 1 के पहले जी रहे थे, और 1 और 5 के बाद 5 के अंदर हमने बहुत सारी सख्ती के साथ इस श्रृंखला को, कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमने लॉकडाउन में हम लोग रहे, और जिसमें आपका बड़ा पुलिस का बड़ा सहयोग रहा सर। 1 जून के बाद अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपके नेतृत्व में नागपुर शहर में हुई है, और ये जो यात्रा रही, ये जो ट्रैवलिंग रहा, इसमें आपका अनुभव, आपके आह्वान और आपने किस तरह से लोगों का मन जीता, ये आपके अनुभव आप यहाँ हमारे साथ शेयर करें। देखिए ओझा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए और पुलिस के लिए भी एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम था। पहले जब कर्फ्यू लगता था तो हम किसी एक एरिया में कर्फ्यू लगाते थे और उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट करते थे। ये लॉकडाउन ऐसा हुआ कि पूरे शहर को लॉकडाउन कर देना, बंद कर देना है। शहर का कोई भी आदमी यहाँ से वो नहीं जाएगा, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, एक घर से दूसरे घर में जाना मुश्किल हो गया। तो शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे समझ में आया कि इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक है, तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की। हमारे लोगों ने 14-14, 15-15 घंटे ड्यूटियाँ की। शुरू में किसी को छुट्टी नहीं थी, शिफ्ट में नहीं जा रहे थे, नाकाबंदी लगाई गई, पेट्रोलिंग लगाई गई, फिक्स पॉइंट लगाए गए और लोगों को समझाया गया, और बहुत जगह सख्ती भी पुलिस ने की ताकि इस बीमारी को रोका जाए। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैटर सेटल होते गया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई, उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको इसमें सुविधा हुई, लोग भी कोऑपरेट करने लगे। हमने बहुत सारे रिलीजियस लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, उनकी भी हेल्प ली, उनकी मदद ली। फिर पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की हमने कर दी, जो कि पहले 14, 15, 16 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। तो इस हिसाब से एक यात्रा शुरू हुई, और आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे अनलॉकडाउन पहला हो गया है, हमने अनलॉक कर दिया एक तरह से। आज एक बड़े संकट की बात है और दुख की बात है कि हमारे यहाँ हमने इतनी जो कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ केसेस रुके और भी कभी नहीं आया। आज हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज हमारा जो काम है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। शुरू में जब लॉकडाउन था तो कोई भी बाहर नहीं निकलता तो आसान था, पुलिस हाथ में डंडा लिए खड़ी है। आज बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रियाज ओपन हो रही हैं, दुकानें शुरू हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो रहा है। तो इसमें मैंने अब हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज हो गई है। शुरू के लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अलग थी, अभी ये स्ट्रेटजी हमारी चेंज हो गई है। अभी हमने पूरा अपना जोर कंटेनमेंट जोन पे दिया है। जो कंटेनमेंट एरिया है उससे लोग बाहर नहीं जाए, वो एक मेरा प्रायोरिटी है। उसके बाद पब्लिक अगर बाहर आती भी है किसी कारण से तो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, इस पे अभी अपना ज़्यादा जोर है। तो इस हिसाब से शुरुआत थी कि लॉकडाउन में और अभी में एक बड़ा ही बदलाव आ गया है। जी, एक चीज़ और इसमें देखने में आई साहब कि जिस तरह से अफवाहें बाजार में गर्म रही, एक इसका मुख्य कारण ऐसा रहा कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, ताज़ा जानकारी जानने के लिए, किसी के बारे में समझने के लिए, लोगों की बात समझने के लिए। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य की बात यह भी है कि यही प्लेटफॉर्म का जो लोग वापर करते हैं, जिसका
भ्रामक खबरें पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में सर आपका क्या अनुभव रहा, कैसे ये सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई चीज़ हुई है, या इसके बारे में हम कैसे सावध रहें? देखिए ओझा जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो चीज़ें अनकन्फर्म्ड हैं। जैसे एक तो बीमारी नई है जिस बीमारी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स डॉक्टर्स के आ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से इसमें बता रहे हैं। WHO को जो स्टेटमेंट है उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट चेंज होते हैं, कुछ अलग होते हैं। और एक ऐसी चीज़ें पब्लिक के सामने आती हैं जो लगता है पब्लिक को सही होगा, लेकिन वो चीज़ें गलत होती हैं। तो सोशल मीडिया का मैंने देखा कि बहुत जगह जो भ्रामक चीज़ें और गलत चीज़ें आई हैं उनका लोगों पे दुष्परिणाम भी हुआ है। तो मैं इस मौके पे लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के GAD या हेल्थ डिपार्टमेंट से जो चीज़ें आती हैं उसी पे विश्वास करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ प्रसारित करता है तो उसे विश्वास न करें। हमारे पुलिस का हेल्पलाइन है, कॉरपोरेशन का हेल्पलाइन है, मेडिकल का हेल्पलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्पलाइन है। वो हेल्पलाइन 24 आवर काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन पे अगर बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। उसके अलावा आरोग्य सेतु जो है, आरोग्य सेतु में अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरेक्शन का, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया का काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है, उस पर गलत जानकारी आ रही है। तो कोई भी जानकारी अगर सोशल मीडिया आपको आती है तो जब तक आप उसको ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स से इन्फॉर्म उसको वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आप उसको माने नहीं। जी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकते रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत भ्रम। सही बात जी सर। दूसरा, एक देश में अगर देखा जाए कि पूरे देश में अगर हम देखें, हर राज्य में, हर शहरों में पुलिस विभाग के कर्मचारी और पुलिस के जो हमारे जवान हैं ये कई जगह पे कोरोना के शिकार हुए हैं। अगर वो हम फिगर देखें तो नागपुर सबसे पीछे में है। तो हम ये जानना चाहते हैं उपाध्याय साहब कि आपने ऐसा कौन सा मूल मंत्र उनको दिया, या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई है कि जो अपने स्वस्थ भी रहे और नागपुर में लोगों की इतनी अच्छी सेवाएं की है और एक मिसाल कायम की है। आज नागपुर शहर में हर व्यक्ति पुलिस की तारीफ करता है। मेरे जीवन में हो सकता है कि ये मौका कभी हमारे जीवन में आए ना आया था। इतनी बड़ी महामारी ना मेरे पिताजी ने देखी, ना हमारे दादाजी ने देखी, ना हमने देखी है। सडनली एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश पे टूटा है। और इस मौके पे आपने जिस तरह से योद्धाओं की तरह, योद्धा जो होता है जिसने महाभारत लड़ी हो, जिसने जिस तरह से पुराने अगर लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इसी टाइप की लड़ाई कोरोना के साथ आप लोगों ने लड़ी। ये कौन सा मूल मंत्र आपने दिया था, कौन सा आपने उनको मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया था, जिसके कारण नागपुर शहर में एक अच्छा वातावरण लॉकडाउन के तहत रहा? देखिए ओझा जी, सबसे पहले इसके लिए मैं तो खुदा का शुक्र मानता हूँ, खुदा की ईश्वर की कृपा है। लेकिन उसके साथ साथ कोशिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ कि ईश्वर उसी को सफलता देता है जो कोशिश करता है। जैसे ही अपने यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमारे जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग डिप्लॉयड लोग हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर में डिप्लॉयड लोग हैं और हॉस्पिटल में डिप्लॉयड लोग हैं, इन लोगों पे हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। वहाँ पे हमने उनको विटामिन C देना शुरू किया, उनको मल्टीविटामिन हमने दिया। उसके बाद हमने उनको जो टैबलेट प्रिस्क्राइब थे वो उनको दिया। इसके अलावा हमने मास्क तो था ही सबके पास, इसके अलावा जो फेस शील्ड है वो दिया। उसके बाद हमने एक देखा कि हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस कमिश्नर हो, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हो, एडिशनल CP हो, DCP हो, ACP हो, हर एक लोगों ने सारे कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और हम लोग वहाँ पे जाके कर्मचारियों से बात करते थे, उनको बोलते थे, क्योंकि कर्मचारी को ऐसा लगे कि मेरा सीनियर ऑफिसर भी मेरे साथ है। हम लोग जाके चौक पे खड़े होते थे, वहाँ पे जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक तो हमारे, और हम हमेशा उनको बताते थे, हमारे डॉक्टर जो हैं मिस्टर शिंदे, वो भी बहुत एक्टिव हैं, वो शिंदे हर एक जगह विजिट करते थे, लोगों को बताते थे। इसके अलावा हमको गवर्नमेंट से और DG ऑफिस से पुलिस को क्या क्या प्रिकॉशन लेना, वो सारी जो चीज़ें आती थी, उन सारी चीज़ों को हम मराठी में करके हम अपने लोगों को देते थे, उनको बताते थे। और जब जाते थे तो 5 मिनट का जो इंटरेक्शन होता तो वो भी उनको बताते थे और बोलते थे देखो हम तो बता के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ दूसरे शिफ्ट के जो लोग आएंगे उनको भी बताओ। ये 2-3 चीज़ें हमको बता देखे, 3-4 चीज़ें रखनी जरूरी है। पहला ये है कि मास्क किसी तरह होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जब कंटेनमेंट एरिया में हो और जहाँ पे
पेशेंट हो सकते हैं वहाँ पे फेस शील्ड होना जरूरी है। तीसरी बात, कहीं पे भी जाते हुए एरिया में, अब क्या हुआ, बहुत बार क्वारंटाइन करने के समय थोड़ा लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम आया नागपुर में, और वहाँ पे लोग एग्रेसिव हुए, तो हमारे लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे एक खतरा था कि भाई एक दूसरे को टच हो जाए, क्योंकि बस में बैठाना है, ये सारा करना है, तो बार बार उनको ब्रीफिंग करना, उनको समझाना, इसके चलते जो है सो हमारे यहाँ काफ़ी कम लोग संक्रमित हुए हैं, लगभग 10-11 लोगों की संख्या, और ईश्वर की दया से सारे उसमें मैक्सिमम 90 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। तो ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारा और हमारे डॉक्टर, इन लोगों की जो एक समझिए कि सामूहिक कोशिश है, उसका परिणाम है। और इसमें मैं माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर साहब, उनका भी आभार मानना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने जितने भी हमारे पेशेंट संक्रमित हुए उनसे उन्होंने खुद बात किया। इसके अलावा रोज़ हमारे पुलिस कांस्टेबल के वाइफ से वो 10 लोगों से बात करते थे और बोलते थे कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो एक तरह से ये जो मोरल बूस्टर है, क्योंकि हम लोग को लगता था कि होम मिनिस्टर जी खुद बात कर रहे हैं, कांस्टेबल को लगता था, तो इससे